बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने बात करनी है जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 2 के उसकी। इसको हम दो हिस्सों में करेंगे। ठीक है। ये है 31, टॉपिक 31 से लेकर 60 तक। 31 से 45 हम अलहदा करेंगे और 46 से 60 हम अलहदा करेंगे। ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाए। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़ हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है। ये दो क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन में उसने सिर्फ हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा है और एक क्वेश्चन में उसने सिर्फ हमें इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए कहा है। पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का है, दूसरा जो है वो इनकम स्टेटमेंट का है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। थोड़ा सा मैं आपको इसमें प्रीव्यू दे दूं कि हमारे पास जो अकाउंटिंग साइकिल होता है उसमें हम स्टार्ट लेते हैं, कोई ट्रांजैक्शन होती है उसे हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद टी अकाउंट या लेजर अकाउंट्स बनते हैं। उनके बाद उनको ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ये ट्रायल बैलेंस गिवन है। इसमें भी उसने दो हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया है कि ये नीचे मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं। ये देखें, ये ट्रायल बैलेंस का जो इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा है उसका उसने डायरेक्टली सॉल्व करके में लॉस दे दिया है। और बाकी जो बैलेंस शीट का हिस्सा है वो कह रहा है जी बैलेंस शीट बनाएं। ठीक है। वैसे हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चार तरह की होती हैं। बैलेंस शीट होती है, इनकम स्टेटमेंट होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 3 का हिस्सा है और चैप्टर नंबर 2 में बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट है। तो हम इन दोनों को इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम भी होती है, वो भी हम इसी में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। फिर ऑनर्स इक्विटी के हवाले से भी बात इसी चैप्टर में करेंगे। सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो चैप्टर नंबर 3 में चली जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखें जी हमारे पास जो डाटा गिवन है इसमें अब अगर इसकी ट्रायल बैलेंस की लेफ्ट साइड देखें उसमें हमारे पास एसेट्स हैं, फिक्स एसेट और इंटेंजिबल एसेट्स। इन दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। और इन तीनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं करंट एसेट्स। इसी तरह इधर आ जाए तो ये दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा उसका है शेयर कैपिटल का है। ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं और ये करंट लाइबिलिटीज हैं। बाकी इसको नॉन करंट लाइबिलिटीज कह लें, नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है। ओके जी, आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखें जी, हमें चीजें गिवन है एज इट इज पेश करनी है, सिर्फ एक तब्दीली आनी है, वो तब्दीली आगे चल के आपको बताता हूँ। देखिए इस तरफ हमारे पास एसेट्स हैं तो लॉस मैंने बीच में देखें ब्रैकेट बनाई हुई है कि ये हमारे एसेट साइड है हमारी। लॉस इसमें लिखा जाएगा। लॉस बेसिकली रिटेन अर्निंग में से माइनस होता है। आगे मैं वर्किंग करके दिखाता हूँ आप, की हुई है बल्कि मैंने। देखिए नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट और इंटेंजिबल एसेट्स आ गए, इन दोनों को सम किया ये अमाउंट आ गई। करंट एसेट्स को सम किया तो 12,900 आ गया। दोनों को सम किया तो हमारे पास 62,500 आ गया। ठीक है। मैं इसलिए इसकी डिटेल बात नहीं कर रहा क्योंकि वैल्यूज एज इट इज कॉपी पेस्ट आप देख सकते हैं। ये सारी वैल्यूज एज इट इज कॉपी पेस्ट हैं, सिर्फ उनको कैटेगराइज किया है और कैटेगरी मैंने आपको समझा दी है। इसी तरह आप आ जाएं, देखिए जी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व के अंदर हमने शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग लिखी है। रिटेन्ड अर्निंग का जो बैलेंस है ना, ठीक है, इस बैलेंस को देखें आप। जब ट्रायल बैलेंस में जाएंगे तो वहां पे 15,000 की अमाउंट है, यहाँ 11,800 है। तो बेसिकली उसने वर्किंग शो करके नहीं दिखाई, लेकिन वर्किंग हमने करनी है। वर्किंग में हम रिटेन अर्निंग 15,000 है, लेस लॉस है हम करेंगे 3,200 का लॉस जो है वो माइनस करेंगे तो 11,800। जैसे प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में ऐड होता है वैसे ही लॉस रिटेन अर्निंग में से माइनस किया जाता है। तो माइनस करके हम 11,800 लिखा तो 38,090 आ गया। नॉन करंट लाइबिलिटीज लिखी, करंट लाइबिलिटीज लिखी और हमारे पास टोटल 62,500 आ गया। ये भी 62,500 है। इसका मतलब है हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइड्स जो हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज एंड इक्विटी इक्वल हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हम बेसिकली जिस कैटेगरी पर बैलेंस शीट को जज करते हैं वो हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन होती है एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाए जी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अब बनाएंगे। वही हमारे पास है ट्रायल बैलेंस, लेकिन अब उसने डायरेक्टली नॉन करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, इधर शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स। और अच्छा रिटेन अर्निंग्स डायरेक्ट पूरी की पूरी 15,000 ही फिर दे दी है। हालांकि बाकी चीजें उसने टोटल दी हैं लेकिन रिटेन अर्निंग उसने डायरेक्ट दे दी है। उसकी रीजन ये है क्योंकि अभी यहाँ पे लॉस निकलना है, इनकम स्टेटमेंट अभी हमने बनानी है। रिवैल्यूएशन सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटीज और सेल्स आ गई। हम डायरेक्टली चलेंगे। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का, आपके जो हैंडआउट्स में है वो आपने लाजमी फॉर्मेट करना है।
फॉर्मेट अगर नहीं आता होगा तो हम इसको नहीं बना सकते। सेल में से सीजीएस माइनस करते हैं, सेल्स हमारी 40,000 की है। ठीक है। उसके में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस किया तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 13,350। इसमें से हमने अदर इनकम है ही नहीं हमारी, जीरो आ गई। डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट 3370 है। अब डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट उसने कैसे कैलकुलेट की है, इसकी भी वर्किंग करेंगे प्रॉपर। वो आ गई सेलिंग कमीशन और मार्केटिंग एक्टिविटीज। ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की वर्किंग नीचे कर लें, नहीं यहाँ ऊपर कर लेते हैं जो जगह खाली है। मार्केटिंग और सेलिंग। मार्केटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं जी? 2370। और सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं, सेलिंग कमीशन है। चलो खैर, सेलिंग कमीशन 1,000 की है, ये 2370 है। टोटल हमारे पास आ गया 3370। ये हमारे पास वर्किंग आ गई। अच्छा, नेक्स्ट चलेंगे। उसके बाद हमारे पास जो एडमिन एक्सपेंसेस हैं उसमें स्टाफ सैलरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, रिपेयर्स, ये तीनों हैं। ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे एडमिन एक्सपेंसेस को यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया मार्केटिंग एक्सपेंसेस, या जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लिख लें क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। फिर आ जाएगा हमारे पास एडमिन एक्सपेंसेस। एडमिन एक्सपेंसेस में स्टाफ सैलरीज है, उसके बाद रिपेयर्स हैं और डेप्रिसिएशन है। स्टाफ सैलरीज 5800 की हैं, रिपेयर 1630 है, और 2500 डेप्रिसिएशन है। टोटल अमाउंट आ जाएगी 0, 3, 9 और 6, 7 और 9, 9930। ऐसा ही है। एग्जैक्टली 9930 हमारे डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन एक्सपेंसेस आ गए। ये नहीं है अदर एक्सपेंसेस कोई भी, या ना ही यहाँ पे कोई जीरो वगैरह लिखा हुआ है। फाइनेंस का 490 माइनस की, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स माइनस किया तो हमारे पास नेट लॉस आ गया 3200 का। ये 3200 का लॉस ऊपर लिखा हुआ था। ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, चीजें अच्छी से अंडरस्टैंड कीजिएगा। कंप्रिहेंसिव इनकम के अंदर हम बेसिकली हमारे पास जो आता है ना, अनरियलाइज प्रॉफिट, हम वो लिखते हैं। बात को ध्यान ध्यान से सुनिएगा। साल के दौरान हम कोई चीज बेचें या कोई भी चीज बेचते हैं तो उसके अगेंस्ट जो भी प्रॉफिट आता है हम उसे इनकम स्टेटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन साल के एंड पे हम कंप्रिहेंसिव इनकम बताते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमने जो जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उन इन्वेस्टमेंट में जो जो इजाफा हो गया ना, हम उस प्रॉफिट को भी कंसिडर करते हैं कि ये हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड की टर्मिनोलॉजी इसलिए क्योंकि अभी हमने वो इन्वेस्टमेंट सेल नहीं की। देखिए, हमने एक इन्वेस्टमेंट रियल कंपनी में की हुई है, एक रोल कंपनी में की हुई है। रियल कंपनी की इन्वेस्टमेंट 50,000 की थी, वो अब 85,000 की हो गई है। रोल कंपनी की इन्वेस्टमेंट 5 लाख की थी, वो अब 6 लाख की हो गई है। तो हमारा रियलाइज गेन जो है, अनरियलाइज गेन, वो 35,000 और 1 लाख, टोटल 1,35,000 आ गया सन 2001 का। ठीक है, 2021 कह लें, 2001 कह लें, एक्स में कुछ भी लिख लें। उसके बाद वैसे जो इनकम, नेट इनकम हमारी आई थी वो 6,50,000 थी। तो हम उसको जब एडजस्ट करते हैं तो देखिए हमारे पास आ गया 6,50,000, 1,35,000 जमा किया, 7,85,000 आ गया। आगे 2002 में जाके हमने क्या किया, अपनी जो रोल कंपनी की इन्वेस्टमेंट थी वो 50% सेल कर दी है 3,40,000 में। तो इसका मतलब है अब वो इन्वेस्टमेंट 3,40,000 की हो गई हुई है, रिमेनिंग भी। देखिए ना, 5 लाख की थी, 6 लाख की होगी। अब इस साल वो 6,80,000 की होगी, जिसमें से हमने 3 लाख की सेल कर ली, 3 लाख की हमारे पास है। वो 3 लाख की सेल की, 3,40,000 की, और जो हमारे पास है वो भी 3,40,000 की है। अब इसका ये जो 40,000 का ये डिफरेंस है ना, ये हम 50,000 हम पहले लिख चुके थे, 40 ये, टोटल 90,000 जो है हम एडजस्ट कर चुके हैं, ये एडजस्टेड है। क्योंकि इनकम स्टेटमेंट साल के दौरान बेचा, ड्यूरिंग द ईयर, तो इनकम स्टेटमेंट में हम इसको एडजस्ट कर चुके हैं। अब हमने बात सिर्फ इस पोर्शन की करनी है जो अनसोल्ड है, ये सोल्ड हो गया। ठीक है। आगे आते हैं जी। ड्यूरिंग द ईयर 50% इन्वेस्टमेंट सेल कर दी, 3,40,000 में, 2,50,000 की इन्वेस्टमेंट थी, हमें 90,000 का प्रॉफिट हुआ है, उसका कहना ये है। अब देखिए 85,000 की अमाउंट जो पहले पिछले साल फेयर वैल्यू हमारी 85,000 बनी थी, अब वो 1 लाख की हो गई है, हमें फर्दर 15,000 का अनरियलाइज्ड गेन आ गया। 3 लाख की इन्वेस्टमेंट जो पिछले साल में 3 लाख की हो गई थी, अब वो 3,40,000 की हो गई, 40,000 का फर्दर हमें अनरियलाइज्ड गेन आ गया है।
तो 55,000 का ये अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया। मैंने बताया 90,000 जस्ट हो चुका है। तो देखिए 2001 का प्रॉफिट 6,50,000 प्लस 1,35,000 7,85,000 आ गया, 8,00,000 प्लस 55,000 8,55,000 आ गया। ठीक हो गया जी। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे कुछ एडिशनल वर्किंग कर रहा है, एडिशनल चीजें लिख रहा है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। और ये अगला जो क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सिनेरियो 2 है। ये सिनेरियो में बहुत सी गलतियां हैं तो हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, इस सिनेरियो में काफी गलतियां हैं। मैं बता देता हूँ गलतियां क्या हैं। देखिए यहाँ पे उसने बात शुरू कर दी है यहीं पे ही, शोरूम बिल्डिंग और फैक्ट्री बिल्डिंग, और ऊपर लिख दिया, हालांकि टॉपिक आगे शुरू कर रहा है। फिर वो फैक्ट्री शोरूम बिल्डिंग के दौरान ये देखे ना, प्रॉपर्टी आइटम प्लांट इक्विपमेंट वगैरह की बात कर रहा है। और आगे उसने फिर यहाँ पे रोल कंपनी की बात कर दी है, जो इन्वेस्टमेंट इन रोल कंपनी, यहाँ के मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इन्वेस्टमेंट रोल कंपनी। तो उसे खुद समझ नहीं आ रही कि वो क्या बात कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन सारा ना गलत है। हम चलेंगे टॉपिक नंबर 45, अकाउंटिंग फॉर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑफ द कंपनी। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि सैंपल कंपनी लिमिटेड इशू 1,000 नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ इक्विटी 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 30 पर शेयर पोस्ट जनरल एंट्रीज। देखिए जी, सबसे पहली चीज आपने याद रखनी है, एंट्री सामने हुई है लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि इक्विटी हमेशा अपनी फेस वैल्यू से लिखी जाती है। वो 100 रुपए का शेयर है, 1,000 शेयर है, 1,00,000 रुपए हो गया। वो 1,00,000 आप 10 लाख में बेचें, वो 1,00,000 आप मुफ्त दे दें, वो 1,00,000 आप 50,000 में बेचें, वो 1,00,000 आप 5 लाख में बेचें, उसकी फेस वैल्यू 1,00,000 ही रहनी है। एक बात हो गई। ठीक है। फिर उसने कहा जी 30 का प्रीमियम भी है, तो 1,000 शेयर को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 30,000 का प्रीमियम भी आ गया। दोनों को जमा किया तो हमने 1,30,000 रिसीव कर लिया। ये एंट्री है जी, बैंक डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। ये एंट्री स्टैंडर्ड एंट्री है जो कि हम शेयर इशू करने के टाइम पे करते हैं। फिर वो कहता है कि सैंपल कंपनी ने 1,000 डिबेंचर इशू किए हैं, 100 रुपए का एक डिबेंचर है और 10 रुपए डिस्काउंट पर इशू हैं। तो जो डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू किए जाएंगे वो उन पर लॉस कहलाता है। डिबेंचर भी इक्विटी की तरह अपनी फेस वैल्यू से ही क्रेडिट हो गए। तो डिबेंचर को हमने क्रेडिट कर दिया। अब जो 10 रुपए का एक डिबेंचर पर लॉस है वो हमने 1,000 से मल्टीप्लाई किया, 10,000 वो आ गया। ये 10 रुपए छोड़कर बाकी पैसे में मिलने हैं, 1,00,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 90,000 हमें बैंक के थ्रू पेमेंट आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे कैश नहीं लिखेंगे, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कैश का काफी लेन देन पड़ा होगा, लेकिन जब हम कंपनीज के कैटेगरी में आ जाते हैं तो हमारा कैश का लेन देन बहुत कम होता है, हम ज्यादातर बैंक के थ्रू ही ट्रांजेक्शन करते हैं। फिर तीसरा है जी, सैंपल कंपनी लिमिटेड इशू 1,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 10 ईच एंड प्रीमियम ऑफ 5 ईच एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब देखें, एक तो ऊपर हुआ कि हम डिबेंचर्स, हम लोन दे लेने लगे डिबेंचर्स। बेसिकली अब मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं, मैं थोड़ी माइंड से हिल गया कि डिबेंचर्स क्या होते हैं। देखिए कंपनी जब लोन लेती है तो दो जगह से ले सकती है। एक तो लेती है बैंक से और दूसरा जनरल पब्लिक से। ठीक है। जब कंपनी लोन लेने जाएगी, एक आ जाएगा बैंक और दूसरा आ गया शेयर होल्डर्स या पब्लिक। पब्लिक लिख लेते हैं। बैंक से तो लोन डायरेक्टली लोन की शक्ल में ही आ जाएगा, और लेकिन जब पब्लिक आएगी तो उनको हम जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं, जो प्रूफ देते हैं उनसे लोन लेके, उसको डिबेंचर्स कहते हैं। और डिबेंचर की प्रॉपर एक फील वैल्यू होती है। हर 100 रुपए का एक डिबेंचर, हर डिबेंचर 100 रुपए का होता है। ठीक है। 1,000 का भी होता है, 100 का भी होता है, व्हाट्सएवर। अब यहाँ पे देखें, हमें डिबेंचर इशू करने लगे, कोई लोन लेने की देने के लिए तैयार ही नहीं था हमें, तो हमने कहा यार 10 रुपए कम दे दो, दे दो। ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, अब हम ले लेते हैं। हो गया। आगे चले। ये तो एक सिनेरियो था। एक और सिनेरियो आ गया कि हम फिर डिबेंचर लोन लेने लगे, तो अब कोई 10 रुपए डिस्काउंट पे भी लेने के लिए तैयार नहीं था। तो हमने ये कहा यार अभी 10 रुपए कम ले दो, जब हम रिडीम करेंगे, क्योंकि पैसों की जरूरत है, हम ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते, तो हम जब आपसे वापस लेंगे, रिडीम कहते हैं कैंसिलेशन को, जब आप कैंसिल करेंगे, आपसे वापस खरीदेंगे, तो हम 5 रुपए उस वक्त भी इजाफी दे देंगे आपको। यानी कि 100 रुपए का डिबेंचर है, उस वक्त हम आपको 105 दे देंगे। तो क्या बात हुई कि 100 का डिबेंचर 10 रुपए डिस्काउंट पर इशू हो रहा है, और रिडम्पशन के टाइम पे, कैंसिलेशन के टाइम पे 5 रुपए प्रीमियम पे कैंसिल किया जाएगा। ये हमने शुरू में बता दिया। अब देखिए हमारे दो लॉस हो गए आज ही। लॉस जिस वक्त अगर हो, रियलाइज हो, उसको लिख दे। जैसे प्रॉफिट हमारा रियलाइज लिख सकते हैं, तो लॉस भी रियलाइज हमें लिखना पड़ेगा। एक तो 10 रुपए का लॉस ये हो गया कि हमें उन्होंने पैसे दिए ही कम ना। दूसरा, जिस वक्त हमने कैंसिल करना है उस वक्त भी 5 का लॉस है, वो भी लॉस हम आज ही लिखेंगे।
तो बेसिकली हमारी एंट्री होगी, डिबेंचर्स क्रेडिट होगी अपनी फेस वैल्यू से। प्रीमियम और रिडम्पशन, प्रीमियम बेसिकली क्रेडिट होता है, तो 5 रुपये प्रीमियम भी आ गया। तो 5 से जरब दी 1000 को, तो बेसिकली हो गया 5000। अब बैंक में ये दो लॉस हो गए, एक 10,000 का लॉस डिस्काउंट का और 5,000 का प्रीमियम का, दोनों जमा हो गए 15,000 आ गया। बाकी का 90,000 हमें रिसीव हो जाएगा। ठीक है। वैसे भी कैलकुलेट करेंगे, लॉस ना कैलकुलेट हो तो अब देखें 100 रुपए का डिबेंचर 10 रुपए डिस्काउंट से इशू हो रहा है, तो हमें 90 रुपए मिल रहे हैं। 90 को 1000 से मल्टीप्लाई करें, 90,000 हो गया। बाकी का जो डिफरेंस है 15,000, वो यहाँ पे लॉस में आ जाएगा, अगर इनके हिसाब से लॉस कैलकुलेट ना हो। अब बोनस और राइट इशू को हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।